Hello everyone. So in this video, we would be talking about Mughal Empire. One short revision class होगी Mughal Empire पे. We would be only talking about exam related facts. एग्जाम रिलेटेड चीजों, ठीक है, उनको चीजों को देखेंगे. हम देखेंगे कि क्या क्या PYQs यहाँ से आए थे और इसका पीडीएफ वुड बी शेयर्ड इन टेलीग्राम चैनल. आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो और अगर किसी को कोई भी पर्सनल डाउट हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम है, आप मुझे वहां पे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. मुगल अंपायर जैसे कि आपको पता है कि स्टार्ट हुआ था बाबर के इन्वेजन से. ठीक है, बाबर बोला जाता है कि ही वॉज बेसिकली फ्रॉम मंगोलिया. ये क्लेम करते थे कि ये एक तरीके से चंगेज खान या फिर गेंगिस खान, इनने दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश इल्तुतमिश के टाइम पे इंडिया में इन्वेड किया था. ठीक है, तो ये क्लेम करते कि तिमुरिड डायनेस्टी में इल्तुतमिश के डिसेंडेंट्स थे. ठीक है, बाबर सबसे पहले जब देखो ये खैबर पास से, काबुल से होते हुए जैसे इंडिया में आए थे, ये जैसे यहाँ से एंटर हुए थे तो जो छोटे मोटे राज्य थे इनको वो कैप्चर करते हुए आए थे. फर्स्ट मेजर बैटल हुआ था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. हरियाणा के पास जगह है पानीपत, बिटवीन इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर. इब्राहिम लोधी की फोर्स वाज वेरी वेरी गुड. ठीक है, बहुत बड़ी सेना थी, बाबर की छोटी सी सेना थी. बट बाबर वन. क्यों? क्योंकि बाबर के पास दो टेक्निकल सुपीरियरिटी थी. उस टाइम इंडियन रूलर्स को गन पाउडर, तोपों के बारे में पता नहीं था. बाबर आए थे, बाबर ने तोपों को यूज किया था, तो इसमें हजारों की संख्या में आप देख सकते हो कि इब्राहिम लोधी के सोल्जर्स मर गए थे. और तो एक टेक्निक का यूज करते थे जिसमें बाबर क्या करते थे, सोल्जर्स को सेक्शन सेक्शन में रखता था. लेट्स से दिस इज इब्राहिम लोधी सोल्जर, ये बाबर की सेना है. एक टुकड़ी बाबर यहाँ रखेगा, एक टुकड़ी यहाँ रखेगा और तीनों डायरेक्शन से अटैक करते थे. ओके, द सेकेंड बैटल वॉज बैटल ऑफ कानवा. बैटल ऑफ कानवा में बाबर और राणा सांगा, ही वॉज अ वेरी ब्रेव रूलर. यहाँ पे क्या हुआ था, जो रायसन के रूलर थे उनने बीच बैटल में ही राणा सांगा का साथ छोड़ के बाबर के साथ मिल गए थे. और इस बैटल में बोला जाता है कि बाबर की सेना, द सोल्जर्स ऑफ बाबर वर सो फ्यूरिएटेड कि दे वर नॉट रेडी टू फेस राणा सांगा. मेवाड़ के राजा थे ये. बट बाद में बाबर ने इस ही डिक्लेयर्ड दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ जिहाद. जिहाद के नाम पे ये वॉर हुआ था. चंदेरी, ही डिफीटेड मेदिनी राय एंड बैटल ऑफ घाघर. ओके, अब पोस्ट बैटल ऑफ कानवा बाबर गॉट टाइटल ऑफ गाजी. ओके, दैट मीन्स जो विक्ट्री लेता है फॉर द सेक ऑफ रिलीजन, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम. ठीक है, तो ये हम बात कर चुके, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान, मंगोल रूलर. ओके, सिग्निफिकेंस क्या था बाबर के इन्वेजन पे? गन पाउडर, तोप इंट्रोड्यूस हो गई थी. अभी तक तीर धनुष तलवार से वॉरफेयर हो रहा था. न्यू टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर बाबर लेके आया था, न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर. ठीक है, तुगलकिल बोलते हैं इसे, तुगलिल, डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक करना. ठीक है, न्यू टैक्टिक्स ऑफ वॉरफेयर सीखने को मिला था. एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो मल्टीपल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था. मुगल अंपायर से, बाबर के इन्वेजन से पूरा अंपायर कंसोलिडेट होकर यूनिफाइड इंडिया बन गया था. ओके, अब देखो बाबर के बारे में ज्यादा खास हमें चीजें मतलब ऐसे नहीं पढ़नी. मेन हमें अकबर, उनके पॉलिसीज, शाहजहां, जहांगीर, इनके बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट रूलर वॉज हुमायूं. ठीक है, हुमायूं का बैटल क्या हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, भी ये इन चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे. फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. फिर बहुत छोटे मोटे रूलर्स आते हैं. फिर बहादुर शाह जफर जो 1857 के क्रांति के टाइम पे लीडर बने थे, उसके बाद फॉर्मली मुगल अंपायर एंड हो गया था. नेक्स्ट रूलर थे हुमायूं. ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ किंग ऑफ मिसफॉर्च्यून. ठीक है, अब आप देखोगे हुमायूं ने चार बाग स्टाइल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था. चार बाग क्या होता है? एक बड़ा सा गार्डन रहता है, सेंटर में टॉम रहता है और इस कोने कोने में गार्डन्स रहते हैं. ठीक है, चश्मे शाही. ठीक है, वाटर, हर जगह फाउंटेन्स बनाना, चश्मे शाही, ये सारी चीजें हुमायूं ने इंट्रोड्यूस की. ठीक है, बट
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये हमें नहीं पता, बैटल ऑफ चौसा बिहार के पास एक जगह है, एंड बैटल ऑफ कन्नौज यूपी के पास एक जगह है। वहां पे एक अफगान किंग थे, बिहार के एक गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। ये गवर्नर बाद में मतलब एक तरीके से वहां के बिहार के राजा ही सुल्तान बन गए थे, शेरशाह सूरी। ओके, सारसम से रूल करते थे। इनने हुमायूं को पूरी तरीके से खदेड़ दिया था, और उस टाइम पे लग रहा था कि मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो सकता। बट हम ये देखेंगे कि उस टाइम 5 से 10 साल तक हुमायूं वापस ईरान चले गए थे, इंडिया में नहीं आ पाए थे। बट खंडेरी फोर्ट है, कलिंजर करके एक फोर्ट है मध्य प्रदेश के पास, वहां पे जब शेरशाह सूरी इन्वेट कर रहे थे किसी दूसरे राजा को, तो वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। जैसे शेरशाह सूरी की डेथ हुई, हुमायूं वापस आया और मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। मुगल एम्पायर वो स्टैब्लिश। अब नोटेबल हमें शेरशाह सूरी के बारे में बात करनी है थोड़ी सी, ठीक है। काफी अच्छे एंड काफी एफिशिएंट रूलर माना जाते हैं इनको। इनका एक्चुअल नेम फरीद खान था, ठीक है। अब इनने क्या किया था, ही डिड वेरियस रिफॉर्म्स, जो कि बाद में देखा गया कि अकबर के टाइम पर काफी टाइम पे मतलब एक तरीके से क्या किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था इसको, ठीक है। ही बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ये काबुल से लेके चिट्टागोंग बांग्लादेश तक एक रोड था, ओके। रुपया करके एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था, बहुत ज्यादा मतलब इसकी मिंटिंग होने लगी थी। ट्रेड, कॉमर्स, सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया था, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये फार्मर्स के साथ लैंड एग्रीमेंट करते थे, पट्टा एंड कबूलियत, मतलब ये प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट रहते थे। पट्टा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था, एंड एग्रीमेंट साइन किया जाता था पीजेंट्स फार्मर्स के साथ, उसे कबूलियत बोलते थे। जनरली टैक्स 1/3 था। जैसे आप देखोगे दिल्ली सुल्तान खिलजीज के टाइम पे 50-50, 60-60% टैक्स था। इनने डिसेंट टैक्स रखा था, ओके। अब देखो इसमें पूरा दिया हुआ है कि रोड के बारे में डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। इनके बारे में हमें नहीं जाना, ओके। एक टर्म आपको जानना है, सराय। सराय ए अदल भी बोलते हैं। ये ट्रैवलर्स के लिए रेस्टिंग मतलब गेस्ट हाउस टाइप का हुआ करता था, ओके। अब एक बहुत अच्छा चीज टैक्स रेवेन्यू सिस्टम किया था, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैक्सेस, जैसे कि बिहार से कोई बंगाल जा रहे, बंगाल से उड़ीसा जा रहे, हर प्रोविंस टैक्स लेती थी। इसमें सिर्फ एक ही जगह टैक्स देना पड़ता था, एक ही गुड पे मल्टीपल टैक्स सिस्टम को इनने हटा दिया था, ओके। अब वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा गया था, विलेज, परगाना और सरकार, ओके। सरकार सबसे बड़े स्टेट्स मतलब ये सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होता था। इनको कौन कमांड करता था, शिकदार और फौजदार भी बोलते थे। देखो जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पीडीएफ में दे दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव की आखिर, ताकि आप लोगों को फोमो ना हो जाए, फोमो क्रिएट ना हो जाए। फोमो समझते हो ना, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, 1/3 टैक्स इसके बारे में बात की थी मैंने। नेक्स्ट रूल था अकबर का। अकबर कहाँ जन्म हुआ था, क्या था, ओके, कहाँ बैटल किया था, नॉट रेलेवेंट, ओके। बस एक आपको याद रखना, हिंदू एरिया में हिंदू राजपूत के घर पे अमरकोट में इनका बर्थ हुआ था, ओके। अब देखो फर्स्ट जो अकबर फाइट किए थे, दिस बैटल इज इंपॉर्टेंट, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये किसके बीच में हुआ था, हिंदू किंग थे हेमू, जिनने दिल्ली के तख्त पे, जो दिल्ली के एक तरीके से सुल्तानत पे इनने कब्जा जमा लिया था। और अकबर की पैरवी कौन कर रहे थे, बैरम खान। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, योद्धा अकबर। हालांकि इस बैटल में मुगल फोर्सेस जीत गई थी, हेमू के आंख में तीर मार दिया गया था, एंड वापस से मुगल रूल वॉज कॉन्क्रीटली री एस्टैब्लिश इन दिल्ली, ठीक है, ओके। दीस देखो ये डिटेल्स आप बाद में देख लेना, बैरम खान क्या था, जस्ट अगर आपको पढ़ना है, बट एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, अच्छा।
अच्छा आप देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के बारे में हम इकट्ठा बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक बेसिक रूलर्स के बारे में पढ़ लेते, फिर अब क्या अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी चीजें हम देखेंगे। अपार्ट इसके बाद अकबर के जो एल्डेस्ट सन थे जहांगीर इसमें आ गए। जहांगीर केस में देखो दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि कांधार में, अफगानिस्तान में इनने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, और ठीक इन्हीं के बेटे कांधार में शाहजहां खुर्रम, उनने भी मतलब एक तरीके से रिवोल्ट किया था। ओके, अब ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन पेंटिंग। ठीक है, ह्यूमन स्केच इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ओके, और ये यूपीएससी 2018 में पीवाईक्यू भी पूछा गया है ना। उस्ताद मंसूर वॉज अ वेरी फेमस पेंटर। ओके, एक टर्म याद रखना, ऑर्डिनेंस इशू करते थे और इनने जंजीर ए अदल स्टार्ट किया था, चेन ऑफ जस्टिस, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस को लेके वॉज वेरी, बोला जाता है कि जहांगीर एक बहुत अच्छे जज भी हुआ करते थे। जहांगीर वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड जज। ऑलराइट, अब जहांगीर के बारे में कुछ और चीजें हमें ध्यान रखनी है। इनकी शादी हुई थी अफगान विडो के साथ, जिनको टाइटल मिला था नूर जहां, जिनको बादशाह बेगम भी बोलते थे। इस टाइम के बाद से ही जो बेगमों का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल अफेयर्स में बढ़ने, काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था। ठीक है, इनकी मदर को अगमद बेगम बोला जाता है कि जो इत्र की टेक्निक होती है, इत्र मेकिंग टेक्निक, इनके मदर ने फाइंड किया था। ठीक है, इनके बारे में खास बात क्या है कि इन्होंने अपने फादर के लिए इमात उद दौला, इमात उद दौला का जो टोम्ब बनवाया था, टोम्ब में पहली बार पेट्रा ड्यूरा टेक्निक को यूज किया था। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक क्या होता है, एक स्टोन को, एक चमकीले पत्थरों को क्या करते हैं, मार्बल के अंदर एम्बेड करते हैं, उस मार्बल के अंदर घुसाते हैं, फिर इतना घिसते हैं उसे कि वो स्टोन एक्चुअली एक पेंटिंग का ही पार्ट लगता है, पर वो होता है एक्चुअली स्टोन है। आप ताजमहल जाएंगे, आपको पेट्यूरा ड्यूरा टेक्निक बहुत देखने को मिल जाएगा। जहांगीर के टाइम पे ही अंग्रेज आ गए थे, सर विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। जहांगीर ने इन्हें परमिशन दी थी कि भाई अब सूरत में फैक्ट्री बना दो। जहांगीर ने पर्शियन लैंग्वेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक ई जहांगीरी, तुजुक ई जहांगीरी। इसी टाइप पे आप देखोगे अकबर के नवरत्न क्या थे, सारी चीजों के बारे में विल टॉक अबाउट। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। शाहजहां, अब देखो शाहजहां की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या थी, कैसी थी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, कोई नहीं पूछेगा आपसे। शाहजहां खान के बारे में एक चीज देखी गई थी कि ही वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, ये दीवाने आम। ओके, जो कोहिनूर का जो पिकॉक थ्रोन था, ये सारी चीजें जहांगीर ने बनवाई थी। अब आप एक चीज देखोगे, शाहजहां के बारे में एक चीज खास बात क्या थी कि पोर्चुगीज को हुगली में शाहजहां ने डिस्ट्रॉय किया था। क्यों? क्योंकि इनने बहुत सारे बेगमों के स्लेव्स को कैप्चर करके उनके साथ गलत काम किए थे, है ना। बाद में औरंगजेब ने अपने पिताजी को इम्प्रिजन किया था, खुद रूल आने के लिए। शाहजहां क्योंकि चाहते थे कि उनके जो सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जो कि एक स्कॉलर थे बहुत, दारा शिकोह ने भगवत गीता को और उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ओके, नाम क्या था, मुजुम उल बहरन। तो ये चाहते थे कि भाई पढ़ा लिखा इंसान है, बट औरंगजेब जो छोटा बेटा था, उन्होंने सबको मार के, लास्ट बैटल था बैटल ऑफ धर्मत, जिसमें इनने दारा शिकोह को मार के खुद सुल्तान बन गए थे। खास बात क्या है, पिकॉक थ्रोन, जिसको नादिर शाह लूट के चला गया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, मुगल एम्पायर थे, उनको रंगीला क्यों बुलाया जाता था, क्योंकि खान पान मदिरा पान में बिजी रहते थे। इन्हीं जहांगीर ने बनवाया था। फेमस फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर ट्रेवेनियर इसके टाइम पे आया था। पीटर मुंडी भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। ट्रेवेनियर ने डायमंड माइंस के बारे में बात की थी, यूपीएससी 2019 में पूछा गया। ओके, पीटर मुंडी टॉक्ड अबाउट फेमस फेमाइन। इनने ये चीज बोली थी कि भाई यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं है। दे सेड मुगल्स दैट दे आर द रूल्स ऑफ बारबेरियंस। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्हें इन्हें ये लगता था कि भाई मुगल लोग इतने ज्यादा टैक्स लेते हैं,
द टैक्स दे टुक वाज सो मच कि लगा था कि भाई यहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो गुलाम, वो सरकार की, मुगलों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दारा शिकोह के बारे में एक एक्सेप्ट था। औरंगजेब टुक द टाइटल ऑफ अलामगीर। ही ऑल्सो सेड हिमसेल्फ एज जिंदा पीर। ये इतने कंजूस थे कि खुद कुरान लिखते थे, बेचते थे, और पूरा जो रेवेन्यू आता था उसे शाही खजाना में जमा करके जाते थे। ठीक है, जिंदा पीर, लिविंग पीर बोलते थे। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे। इसने जिजिया टैक्स, जिजिया क्या, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स रहता है, और पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा महसूद हिंदूज को टैक्स देना पड़ता था, वो रीइंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि अकबर ने हटाया था। ओके, एकदम अकबर को उल्टे थे। एक फेस्टिवल था, पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, ये जितने भी फेस्टिवल्स, गाना बजाना, म्यूजिक, सब बंद कर दिया था। जो इसके दादा परदादा पापाओं ने किया था, सब बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई फेस्टिवल्स के टाइम पे लोग मिलेंगे और वो हो सकता है बादशाह के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर दे। ठीक है, बोलते थे भाई सारे लॉ शरिया लॉ के अकॉर्डिंग होते थे। ओके, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वजीर, अकबर ने मेन मतलब कॉन्क्रीट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। हु वाज द वजीर, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट? देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आते हैं। सूबेदार, जो स्टेट्स होते थे, प्रोविंसेस होते थे, उनके हेड हुआ करते थे। मीर बख्शी, मिलिट्री। बरीद, इंटेलिजेंस ऑफिसर, यूपीएससी पीवाईक्यू। वक्के नविस, न्यूज रिपोर्टर। मीर सामान, रॉयल हाउस होल्ड किसके बारे में जो काम देखता था? काजी, जुडिशियल। चीफ सदर, रिलीजियस इंडोमेंट्स, दीवाने आम, ये अकबर ने स्टार्ट किया था। झरोका सिस्टम, लोगों को आके दर्शन देते थे। एक और होता था दीवाने खास, जहां पे स्पेशल मंत्रिमंडल की मीटिंग होती थी। ओके, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मीटिंग होती थी। गुसल खाना, प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर, इसी को दीवाने खास भी बोलते थे। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हमने शेरशाह के बारे में बात कर ली थी। अकबर ने शेरशाह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। ओके, लैंड रेवेन्यू के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किया था इन लोगों ने, करकोरीज। ओके, अब इसमें जो मॉडर्न डे पटवारीज होते थे लैंड मेजरमेंट के लिए, उनको कानूंगोज भी बोलते थे, जो फिगर्स सप्लाई को चेक करते थे। ठीक है, अकबर ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दशाला सिस्टम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने, अकबर को किसने बोला था? टोडरमल, टोडरमल जी ने बोला था। ठीक है, या आमेर के राजा भी थे। होता क्या था इसमें अपन समझते हैं। लास्ट 10 ईयर में किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड में लास्ट 10 ईयर्स में जो भी एवरेज प्रोडक्शन रहा है, 10 साल, उसको कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, और उसके बेसिस में फ्यूचर के रेवेन्यू डिसाइड किए जाते थे। लेट्स से कि लास्ट 10 ईयर्स का 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, तो उसका 1/3 स्टेट टैक्स लेती थी, मतलब इसका 33 यूनिट स्टेट लेती थी। ठीक है, बस इतना ही समझना आपने। बाकी क्या होता था सर्कल्स में, क्या होता था, नहीं, 10 साल का रेवेन्यू मेजरमेंट, प्रोडक्शन मेजरमेंट देखा जाता था, उसका एवरेज निकाला जाता है, जितना भी होता था फ्यूचर में उसमें कितना, देखो हर साल तो निकाल नहीं सकते, तो उसका फ्यूचर में गवर्नमेंट कितना टैक्स रेवेन्यू सिस्टम था, उसका 1/3 गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू लेती थी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, बाद में ये इवॉल्व होके जब्ती सिस्टम में भी आ गया था। ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेजरमेंट्स और थोड़ा रिफाइन करने में एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेके आते, तो दसाला सिस्टम जब्ती सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया था। ऑलराइट, क्या था सर्कल्स, क्या थे पीजेंट्स, नो नीड, बस इतना जितना मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए वही इंपॉर्टेंट है। गल्ला बख्शी, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग क्रॉप्स, जितना हार्वेस्ट होता था उसका डिवीजन होता था, मतलब जितना जमा हुआ क्रॉप है, जमा हुआ मतलब कि जितना, आप मान के चलो ये एक लैंड एरिया है, यहाँ पे जितने क्रॉप्स लगे हुए हैं विदाउट हार्वेस्टेड, ये गल्ला बख्शी। बताई, इनको काटने के बाद जो जमा हुआ, इट इज बताई। और नसक, इट वॉज अ रफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल बाय द peasants ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन पेइंग थ्रू पास्ट। एक एस्टिमेट लगा देते कि भाई पिछले साल मान के चलो 50 टका दिए, इस साल कितना होगा, उसके ऊपर नीचे एक एस्टिमेट होता था। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइप्स ऑफ लैंड होते थे? हाउ मच टाइप्स ऑफ लैंड्स वर देयर? पोलज, फर्टाइल लैंड, हर साल जो कल्टीवेट हो सकता है, पराटी, फैलो लैंड, मतलब कि अ, खाली बंजर जमीन, मतलब कि फैलो मतलब रखा हुआ एक तरीके से, एक दो साल बाद कल्टीवेट होगा, एक साल के लिए, कुछ सीजन के लिए खाली रखा जाता था। छांछर, लैंड फैलो फॉर 2-3 साल, 2-3 साल के लिए खाली रखा गया ताकि नेचुरली इसके न्यूट्रिशन रीग्रो हो सके और वापस से कल्टीवेशन किया जाता था। बंजर, 2-3 साल से ज्यादा खाली रखा जाता था, इनफर्टाइल टाइप का लैंड। टक्कावी, लोन्स टू द पीजेंट्स। ठीक है, बंजर मतलब इनफर्टाइल लैंड। लैंड डिवीजन किस पर्पस के लिए? खलीसा लैंड होते थे जो एम्परर और रॉयल हाउस होल्ड्स के खर्चे के लिए टैक्स लिया जाता था। जागीर, जागीरदार, ठीक है, ये जो नोबल्स और मनसबदार अभी अपन देखेंगे, ये क्या करते थे? ये लैंड दिया जाता था जो छोटे छोटे जो गवर्नर्स होते थे, मनसबदार होता था, उनके एक्सपेंसेस के लिए स्टेट देती थी। इनाम मतलब फॉर रिलीजियस पर्पस। क्लियर? एक पार्ट आई गैस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट अभी देखो जाना नहीं है, नेक्स्ट पार्ट वी वुड बी डिस्कसिंग। ऑलराइट, आई होप इट्स विजिबल। पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं, कंबाइंड लेक्चर है। ओके, एग्रेरियन स्ट्रक्चर। जैसे हम मनसबदारी आ गया, एग्रेरियन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जमींदार, जमींदार कौन होते थे भाई? जो मतलब छोटे छोटे विलेजेस, छोटे छोटे एरियाज में सुल्तान इनको नॉमिनेट करता था। ओके, ये लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, रेवेन्यू कलेक्शन के सारे काम किया करते थे। ओके, ये हेरिडेटरी भी होता था और इसकी खास बात क्या है कि वुमेन भी बन सकती थी, खास बात है इसकी। ओके, अब इसमें क्या होता था, पीजेंट्स के सर्टेन कुछ कुछ डिविजन्स थे। ऑलराइट, खुद खाश्ता क्या होते थे? जिनके पीजेंट्स, जिनके खुद के ओन लैंड्स होते थे। एंड पही खाश्ता, जो कि बंधुआ मजदूरी दूसरे के लैंड में जाके काम करते थे। खुद एंड पही खाश्ता, बस इतना ही जानना है। ओके, इतना ही जानना है। नेक्स्ट, राजा मान सिंह ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, मनसबदारी सिस्टम। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। मनसब क्या होता था? एक बड़ा लैंड एरिया, एक बड़ा स्टेट का पार्ट, ये एक रैंक होता था। ठीक है, अब देखो इनका क्या होता था, इनको रैंक दे दी जाती थी। रैंक होता था, इनको देखो दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी। जैसे देखो इतने बड़े भाई बादशाह तो दिल्ली में बैठे हैं, लेट्स से कि भोपाल में कोई मनसबदार बैठा होगा, है ना? बादशाह हर जगह तो आ जा नहीं सकते, तो बादशाह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मनसब्स में अपॉइंट करते थे। अब मनसबदार को क्या करना पड़ता था? ठीक है, दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी, जत एंड सवर। जत का मतलब क्या होता था? पर्सनल, इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ द मतलब पर्सन। ओके, सिंपल सी बात है, जत मतलब मनसबदार में भी सब ग्रेडिंग होती थी 1 से 10 वगैरह, तो ये मतलब रैंक होती थी। और रैंक के हिसाब से सवर मतलब कैवलरी मैन, घुड़सवार, इनको मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक है, चेहरा एंड दाग सिस्टम क्या किया जाता था? ताकि हर एक घोड़े की ब्रांडिंग की जाती थी, हर एक मनसबदार की ब्रांडिंग की जाती थी कि वो डबल से सैलरी या करप्शन ना कर सके। बात समझ में आई? मनसबदारी एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। इन अकबर स्टेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट रेवेन्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। ओके, अब देखो कौन क्या जत मेंटेन करता था, सवाल इन सब में हमें जरूरत नहीं है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब देखो अंडर जहांगीर एंड शाहजहां द रैंक वाज फर्दर डिवाइडेड। अब मनसबदार की रैंक को और डिवाइड कर दिया। जैसे देखो रैंक्स होते हैं ना, कैप्टन, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, जैसे आईपीएस में रैंक होता है एसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी, डीआईजी, वैसे रैंकिंग सिस्टम था। तो और फर्दर डिवाइड कर दिए गए थे। एक सिस्टम था दुष्पा सिल अस्पा सिस्टम, लिटरली ट्रूपर विद 2 और 3 हॉर्सेस। एक ट्रूपर जिसके पास 2 से 3 हॉर्सेस रहेंगे। ठीक है, ये सिस्टम किसने था? जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। और मनियम सिस्टम, मंथली वेजेस सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया था?
इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय शाहजहां। ठीक है, अब देखो राजपूत पॉलिसी नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या? क्योंकि ये बैटल से रिलेटेड है। ओके, ही हैड टू, मतलब देखो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाबर का ऑप्शन नहीं था, ही हैड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। मेन राणा सिंह, राणा सांगा के साथ इनका बैटल हुआ था, मेवाड़ के जो राजा थे मेदिनी राय के साथ बैटल हुआ था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कई जगह अटैक करते थे, कई जगह मतलब एक तरीके से बोल सकते संधि सरेंडर भी करवाते थे। अकबर ने इसमें प्लान पॉलिसी, मैट्रिमोनियल अलायंस में भी जाते थे, और ये क्या करते थे, हिंदूज रूलर्स को भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते थे। ये ऐसे नहीं बाबर की तरह नहीं कि भाई पकड़ के सीधा कत्ल कर दिया, बिहेड कर दिया। इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, ही वाज मतलब बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, ये सबको साथ में लेके चलते थे। ओके, सो दिस वाज द सेशन। अब देखो कुछ और हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है। रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है, विल टॉक समथिंग अबाउट रिलीजियस पॉलिसीज, सारे रूलर्स औरंगजेब, ओके, इन सबके रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर की जो चीज है, आर्किटेक्चर की जो चीज होगी, अगले क्लास से मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, यू डू नॉट नीड टू हैव टू वरी। एंड हाँ, एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि संडे को आई वुड बी टेकिंग अ स्पेशल सेशन, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सी सैट को कैसे करके डील करना है। I would be discussing the sure shot strategy for CSAT. Okay. अकबर रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करता था। ठीक है, इनने जिजिया जिजिया टैक्स को हटा दिया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तीर्थ यात्रा मसूद जो पिलग्रिमेज टैक्स, इट वाज आल्सो रिमूव। ओके, ही एस्टैब्लिश इबादत खाना। इबादत खाना में क्या होता था कि डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट फिलोसॉफीज के लोग आके डिस्कशन करते थे, एंड इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन। ही आल्सो इंट्रोड्यूस अ सेपरेट सेक्ट, दिन इलाही। जिल्ल-ए-लाही बलबन को बोलते थे, दिन-ए-लाही क्या था, जिसके फर्स्ट मेंबर थे बीरबल। ओके, द फर्स्ट मेंबर वाज बीरबल। हालांकि लोगों ने इसे फॉलो नहीं किया था, बहुत ज्यादा नहीं चल पाया था। ओके, सो ये चीजें थी। ठीक है, ये सेक्युलर पॉलिसी करते थे। इनने काफी जगह जैसे वृंदावन में टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ, देखो जैसे यहाँ पे दिन इलाही, दिस इज इंपॉर्टेंट, ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, तभी ये लॉन्ग टर्म रूल एक्चुअली में मेंटेन कर पाया था। बाकी क्या था मॉस्क क्या, ये सब में उलेमास के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहली पॉलिसी क्या थी, ये प्रिजनर ऑफ वॉर को इस्लाम में कन्वर्ट करना बंद कर दिया था, पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिए थे। देखो टाइमलाइन, जिजिया हटा दिया था, इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप, इनफेलिबल डिक्री, दिन इलाही आ गया था इससे। ठीक है, ही फॉरबिड द किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन सर्टेन डेज, कुछ कुछ दिन में वेज खाना वगैरह ये सब भी बनने लगे थे। तो यार देखो, थे कि नहीं सेक्युलर, बट इन पॉलिसी सेक्युलर थी, जिसकी वजह से इनने इनका एक्चुअली ही वाज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। इनने काफी लंबे टाइम तक रूल किया था। बट औरंगजेब का उल्टा था, ये स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज को फॉलो करते थे। he followed the principles of forceful religious forceful religious conversion. He also destroyed various temples. फेस्टिवल्स वगैरह हटा दिया था इनने, जैसे मैं म्यूजिक डांस ड्रामा सब खत्म कर दिया था। ओके, एक कोड ऑफ कंडक्ट के लिए ऑफिसर्स मुक्तासिब करके अपॉइंट किया करते थे, हु वाज रिस्पांसिबल टू इंश्योर मॉरल्स, वैल्यूज, ताकि सब इन मॉरल्स को, ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर दिया था, पार्टी सारी चीजों को बंद कर दिए थे। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्ट्रिक्ट शरीयत लॉ फॉलो होगा, ये ऑफिसर्स इंश्योर करते थे। ठीक है, ड्रिंकिंग विंकिंग सब बंद, जुआ खेलना, भांग, सारी चीजें बंद कर दी थी। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज अबाउट द सेशन। नाउ लेट्स टॉक द लास्ट पार्ट। क्यों डिक्लाइन हुआ था औरंगजेब के बाद? वीक सक्सेसर्स थे, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, मल्टीपल मंगोल इन्वेजन होने लग गया था, ब्रिटिशर्स का एडवेंट होने लग गया था, जागीरदार थे वो इतने स्ट्रांग हो गए कि खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए थे, जैसे अली वर्दन खान, ये सब बंगाल में इंडिपेंडेंट हो गए थे। रेबिलियन, एग्रीकल्चर फेमाइन बहुत सारा होने लग गया था, एंड औरंगजेब की जो इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज थी, तो दैट गेव द बर्थ टू राइज ऑफ द मराठास। ओके, दैट गेव द बर्थ टू राइज ऑफ डिफरेंट छोटे छोटे एम्पायर्स वगैरह। ठीक है, सो दिस वाज द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन।
So this was about the session. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care and Jai Hind. I would be sharing in this Sunday a CSAT comprehensive strategy. So do watch and support the session. Bye bye.